जरा इन खूबसूरत मूर्तियों को देखिए। क्या कोई यकीन करेगा कि इन्हें बनाने की जो तकनीक है वो हजारों साल पुरानी है। देखिए, ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, ये तो एक शानदार इंजीनियरिंग का भी कमाल है। आज हम भारत की लुप्त मोम प्रक्रिया के पीछे छिपे विज्ञान को समझेंगे। एक ऐसी तकनीक जो कला और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक पहेली है। ये दो कांस्य मूर्तियां हैं, लगभग एक ही समय की, लेकिन एक पूरी तरह से ठोस है और दूसरी अंदर से खोखली। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? मतलब कलाकार एक ही चीज को बनाने के लिए दो इतने अलग-अलग तरीके क्यों अपना रहे थे? इसका जवाब हमें भारत के भूगोल और परंपराओं में मिलता है। ये सिर्फ कोई तकनीकी फर्क नहीं था, बल्कि ये दो अलग-अलग कलात्मक परंपराओं की कहानी थी। एक उत्तर भारत की और दूसरी दक्षिण भारत की। तो अंतर क्या था? दक्षिण भारत में खासकर चोल साम्राज्य के समय मूर्तियां ठोस बनाई जाती थीं, मतलब पूरी तरह से धातु से भरी हुई। इसका नतीजा ये होता था कि वो अविश्वसनीय रूप से भारी और मजबूत होती थी, जिन्हें शायद मंदिरों में हमेशा के लिए स्थापित किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत में खोखली ढलाई ज्यादा पसंद की जाती थी। इसमें धातु कम लगती थी और मूर्तियां हल्की बनती थीं। तो सवाल फिर वही है कि एक ही मूल तकनीक यानी धातु को ढालना दो इतने अलग नतीजे कैसे दे सकती है। इसका राज उस प्रक्रिया में ही छिपा है जिसे लुप्त मोम विधि कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इस जादुई प्रक्रिया का नाम है लुप्त मोम प्रक्रिया या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ लुप्त हो जाता है यानी खो जाता है। संस्कृत में तो इसका और भी सुंदर नाम है मधुच्छिष्ट विधान। ये एक ऐसी विधि है जिसमें मोम से बने एक मॉडल का, समझिए, बलिदान दिया जाता है ताकि धातु की एक अमर कृति बन सके। ये सच में विज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, तो ये प्रक्रिया होती कैसे है? इसके बहुत सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहले कलाकार मधुमक्खी के मोम से मूर्ति का एक पूरा मॉडल बनाता है, जिसमें हर छोटी से छोटी डिटेल होती है। फिर इस मोम के मॉडल पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई जाती हैं, जब तक कि एक मजबूत बाहरी खोल न बन जाए। इसके बाद सांचे में कुछ छेद बनाकर उसे गर्म किया जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। गर्मी से अंदर का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और इसीलिए इसे लुप्त मोम कहते हैं। अब हमारे पास मिट्टी का एक खोखला सांचा है। अगले स्टेप में इस खाली सांचे में पिघली हुई कांस्य धातु डाली जाती है। धातु को ठंडा और ठोस होने के लिए छोड़ दिया जाता है और आखिर में मिट्टी के उस बाहरी सांचे को बहुत सावधानी से तोड़ दिया जाता है और अंदर से निकलती है हमारी धातु की मूर्ति, जिसे फिर साफ और पॉलिश किया जाता है। जैसा कि यहां लिखा है, प्रक्रिया का वो पल सबसे जादुई होता है जब मोम पिघलकर लुप्त हो जाता है। ये एक तरह का रचनात्मक विनाश है। मतलब मोम खत्म होता है ताकि धातु की एक स्थायी कृति को जन्म मिल सके। तो अब जब हम इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं, हम अपनी पहली वाली पहेली पर वापस आ सकते हैं। ठोस और खोखली मूर्तियों के बीच का ये फर्क आता कहां से है? जवाब इंजीनियरिंग में छिपा है। ठोस ढलाई को समझने के लिए एक सॉलिड लोहे के बीम के बारे में सोचिए। वो बहुत मजबूत और घना होता है ना? लेकिन उसे बनाने में बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है। ठीक इसी तरह दक्षिण भारत की ठोस मूर्तियां पूरी तरह से धातु से भरी होती थीं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से भारी और टिकाऊ बनाती थीं। और अब खोखली ढलाई। इसकी तुलना एक आई बीम से कीजिए। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। आई बीम एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग डिजाइन है। ये कम मटेरियल इस्तेमाल करके भी उतनी ही मजबूती देता है, क्योंकि धातु सिर्फ वही रखी जाती है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह खोखली मूर्तियां कम धातु का उपयोग करके भी मजबूत रहती थीं। इससे कलाकार बड़ी बड़ी भव्य लेकिन हल्की मूर्तियां बना सकते थे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता था। तो असली राज क्या है? यकीन मानिए, ये बहुत ही सरल लेकिन जीनियस है। खोखली मूर्ति बनाने के लिए कलाकार मोम का मॉडल बनाने से पहले अंदर मिट्टी का एक कोर बना लेता है। बस जब पिघली हुई धातु डाली जाती है तो ये मिट्टी का कोर अंदर ही रह जाता है और मूर्ति खोखली बनती है। प्रक्रिया में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और नतीजा एकदम अलग। लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत पहलू तो अभी बाकी है। ये सिर्फ मूर्तियां बनाने की एक विधि नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक कृति को सच में अद्वितीय यानी वन ऑफ अ काइंड बनाती है। और यही इस प्रक्रिया का अंतिम सत्य है, क्योंकि मूर्ति को बाहर निकालने के लिए मिट्टी के सांचे को तोड़ना ही पड़ता है।
इसलिए उस सांचे का दोबारा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि से बनी हर एक कांस्य मूर्ति अपने आप में इकलौती है। कोई भी दो मूर्तियां कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर मूर्ति को बनाने के लिए सांचे का टूटना जरूरी है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस मूर्ति की हर छोटी-मोटी खामी, हर मामूली सी अपूर्णता उसकी अपनी अनूठी कहानी का एक आदर्श हिस्सा है? शायद। सच्ची पूर्णता एक रूपता में नहीं, बल्कि इसी अद्वितीयता में है।